Assalamu alaikum students, welcome to biology class. I am Maria Akhtar, lecturer in botany. Today we are going to start chapter number 27 which is man and his environment. Basically इस पूरे चैप्टर में हम ये देखेंगे कि environment man को क्या प्रोवाइड कर रहा है, man को क्या क्या रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है और इन रिटर्न मैन इन्वायरमेंट को किस तरह मॉडिफाई कर रहा है, डिप्लीट कर रहा है या फिर उसको डिग्रेड कर रहा है। पहले ह्यूमंस का जो फूड हैबिट था वो प्रेडेटर था, यानी वो शिकार करते थे एनिमल्स के। इसके बाद जब देखा गया कि शिकार मुश्किल है तो उन्होंने अपना बिहेवियर प्रेडेटर से चेंज करके हर्बीवोर अपना लिया। हर्बीवोर में क्या है, वो घास खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं, फूड वगैरह लेते हैं। हर्बीवोर से फिर आहिस्ता आहिस्ता ये देखा गया कि फ़ूड कम होती जा रही है, पॉपुलेशन ज़्यादा होती जा रही है ह्यूमंस की, तो उन्होंने एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट किया, आर्टिफिशली क्रॉप ग्रो करवाना शुरू कर दी, यानी वीट ग्रो करवाई, कॉटन ग्रो करवाना शुरू कर दिया। विद द पैसेज ऑफ टाइम ह्यूमंस ने रियलाइज़ किया कि उनको अपने जिस्म के लिए कपड़े चाहिए, उनको रहने के लिए घर चाहिए, तो उन्होंने अपने आप को मॉडर्नाइज़ करना शुरू कर दिया। जो वो क्रॉपिंग कर रहे थे, इंडस्ट्री से जो रॉ मटेरियल आ रहा था, जैसे कपास आ रही थी, कॉटन आ रही थी, उसको रिफ़ाइन किया गया और उससे कपड़ा बनाना शुरू कर दिया। यूँ इंडस्ट्रीज़ डेवलप हुई, उन्होंने इन्वायरमेंट को डिप्लीट करना शुरू कर दिया, इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। इंडस्ट्रीज़ डेवलप हुई, इसके अलावा घर बनना शुरू हो गया, दरख्त काट कर घर बनाने लग गए, रोड्स डेवलप करने लग गई, फॉरेस्ट कम होना शुरू हो गया, दरख्त की कटिंग शुरू हो गई और इंडस्ट्रीज़ बनाने लग गए तो धुआं हवा में शामिल होने लगा, एयर पोल्यूशन होने लगी। इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट था वो सॉइल के अंदर डंप करना शुरू हो गया, वाटर के अंदर डंप करना शुरू कर दिया, वाटर पोल्यूशन होना शुरू हो गई। यानी इंसान जैसे जैसे मॉडर्न होता गया है उसने अपने इन्वायरमेंट को भी डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले हम देखते हैं रिसोर्सेज किसे कहते हैं। रिसोर्सेज, प्राइमरी सोर्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमंस आर कॉल्ड रिसोर्सेज। इंसान के लिए, इंसान की बका के लिए सबसे जो बेसिक चीज़ है उसको हम रिसोर्सेज का नाम देते हैं। एग्जांपल क्या इसमें आ जाती है, एयर, वाटर, लैंड, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। इन सब चीज़ों के बगैर कोई ह्यूमंस एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। रिसोर्सेज की दो टाइप्स हैं, एक है रीन्यूएबल रिसोर्स और दूसरा है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स। रीन्यूएबल रिसोर्स ऐसे रिसोर्सेज जो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, कभी भी वो डिप्लीट नहीं होंगे, बल्कि इन्वायरमेंट या नेचर उनको रिसाइकल करता रहता है। जैसे एयर है, वाटर है, लैंड है, फॉरेस्ट है एंड वाइल्ड लाइफ। जबकि नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जो आज नहीं तो कल डिप्लीट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल इसकी आ जाती है, मेटल्स आ जाते हैं, नॉन मेटालिक मिनरल्स आ जाते हैं, इसके अलावा फॉसिल फ्यूल्स आ जाते हैं। यानी ये इनका बनना बहुत मुश्किल है, या एक दफ़ा ख़त्म हो गए तो दोबारा ये डेवलप नहीं हो सकते, ये दोबारा नहीं बन सकते। इनको हम रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि सबसे हम कॉमन एग्जांपल इसकी फॉसिल फ्यूल है, आगे हमने डिस्कस भी करना है। वंस कंज्यूम्ड कैन नेवर बी रिप्लेस्ड। ये इसके डिफरेंस भी आ जाते हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज की अपने डेफिनेशन और एग्जांपल्स करनी है। एंड एग्जॉस्टेबल, यानी एक दफ़ा ख़त्म हो सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट साइकिल क्या है, इसमें सॉइल के अंदर, इस साइकिल के थ्रू सॉइल के अंदर मौजूद न्यूट्रिएंट्स को इंश्योर किया जाता है कि उनकी क्वांटिटी मेंटेन रहे। क्या है, डेड मटीरियल डिके। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डेड होगा तो डिके होना शुरू हो जाएगा, सॉइल के अंदर आएगा और सॉइल के अंदर मौजूद बैक्टीरिया और फंजाई उसको डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं। डिकम्पोज होंगे तो वो न्यूट्रिएंट सॉइल के अंदर ऐड होंगे। सॉइल के अंदर प्लांट्स मौजूद हैं, वो इससे फूड बनाएंगे, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके फूड बनाएंगे। फूड को फिर से कंज्यूम कर लिया जाएगा। कोई भी प्राइमरी कंज्यूमर है वो प्लांट को खाता है तो कंज्यूम हो गई फूड। अब वो प्राइमरी या सेकेंडरी कंज्यूमर डेड होगा
फिर से वो क्या होगा, उसकी डिकम्पोजिशन होगी, फिर से उसको सॉइल का पार्ट बना दिया जाएगा। यूँ एक न्यूट्रिएंट साइकिल चलता रहता है। और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इट सप्लाइज फूड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड मिलती रहती है, क्योंकि प्लांट को न्यूट्रिएंट मिलते रहते हैं, प्लांट फूड बनाता रहता है, और इस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड सप्लाई होती रहती है। रीन्यूएबल रिसोर्सेज अभी पहले डिस्कस हो चुका है। रीन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। अब हम इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। पहला इसका रिसोर्स है वो है एयर। व्हाट इज़ एयर? एयर इज़ द थिक ब्लैंकेट ऑफ एटमॉस्फेयर सराउंडिंग द अर्थ। ज़मीन के गिर्द एक एटमॉस्फेयर की जो लेयर है उसको हम कहते हैं एयर। कंपोजिशन इसकी देखते हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और ट्रेसेस ऑफ इनर्ट गैसेस है। नाइट्रोजन की कितनी परसेंटेज है? 79%, ऑक्सीजन की 20%, कार्बन डाइऑक्साइड की 0.03% और ट्रेसेस बहुत स्मॉल अमाउंट में इनर्ट गैसेस हैं। इनर्ट गैसेस नोबल गैसेस को कहते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन। ये इनर्ट गैसेस कहा जाता है। इनको इनर्ट इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब एयर की इम्पोर्टेंस क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वो एयर से मिलती है। इसके अलावा प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है, वो एयर से मिलती है। एयर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन ह्यूमन इंटरप्शन की वजह से एयर पोल्यूट होती जा रही है। मेन कॉजेज़ क्या है एयर पोल्यूशन के? इंडस्ट्रियलाइजेशन है, और दूसरा है ऑटोमोबाइल से निकलने वाला धुआं एयर पोल्यूशन कॉज कर रहा है। इंडस्ट्री से धुआं निकल रहा है, वो एयर पोल्यूशन कॉज कर रहा है। पोल्यूटेड एयर की कंपोजिशन क्या है? कार्बन, इसके मेजर कंपोनेंट इसके हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स हैं और नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स। इस एयर पोल्यूटेंट्स की वजह से क्या क्या इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, एसिड रेन और ओजोन लेयर डिप्लीशन। ये हमने आगे डिटेल में भी इसको डिस्कस करेंगे। सेकंड रिसोर्स है वाटर। वाटर दो चीज़ों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसकी रेशो क्या है? हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं और हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन के 1 एटम है, लिहाजा इसकी रेशो है 2:1। और वाटर 3 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, गैशियस, लिक्विड और सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। गैशियस में वाटर वेपर्स की फॉर्म में या क्लाउड्स वगैरह हैं वो, और दूसरा है लिक्विड में जो भी हम घर में पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। सॉलिड स्टेट है तो ग्लेशियर्स की फॉर्म में वाटर एग्जिस्ट कर सकता है। अब हम ज़रा इम्पोर्टेंस देख लेते हैं, वाटर की इम्पोर्टेंस क्या है। अगर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी वेट करें तो देखा गया है कि 70 से 90% वाटर मौजूद है उसके अंदर। पूरी बॉडी वेट का तकरीबन 70 से 90% जो पार्ट है वो वाटर है, बाकी चीज़ें जो है वो तकरीबन 30 to 10% है। तो मेजर कंपोनेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म का वाटर है। ज़मीन के ऊपर आपने पहले भी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि ज़मीन के ऊपर 70% वाटर है जबकि 30% लैंड है, और उस 70% में ऑफ द 70% 97% इज़ इन द फॉर्म ऑफ ओशन, 2% इज़ इन फ्रोजन आइस कैप्स एंड 1% इज़ इन द फॉर्म ऑफ फ्रेश वाटर, लेक्स, स्ट्रीम्स या रिवर की फॉर्म में मौजूद होता है। यूजेस क्या है वाटर के? डोमेस्टिक पर्पस के लिए और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वो इसका कंटेंट है 10%। ये वो फ्रेश वाटर की है, यानी 1% में से हम डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए 10% यूज़ कर रहे हैं, जबकि इरिगेशन के लिए यानी ये हम खेतों वगैरह को पानी लगाने के लिए 90% वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं। डोमेस्टिक पर्पसेस कौन कौन से हैं? ड्रिंकिंग है, वॉशिंग हाउस होल्ड्स है, प्रिपेयरिंग फूड, यानी जो कुछ आप कर रहे हैं ना पानी से वो सारा डोमेस्टिक यूजेस में आता है। इंडस्ट्रियल यूजेस, यहाँ पे वाटर को एज ए रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग फूड स्टफ्स, ड्रिंक्स, लिक्विड डिटर्जेंट्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। एक और चीज़ जो है वो सी वाटर जो है वो सॉल्ट्स होते हैं उसके अंदर, तो सॉल्ट्स को सेपरेट कर लिया जाता है और इस सॉल्ट से फिर आगे सोडियम क्लोराइड या फिर क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है। वाटर की इम्पोर्टेंस भी हो गई। अब ह्यूमंस का इस वाटर पे क्या इन्फ्लुएंस है?
इंसान इसको पोल्यूट कर रहा है, कैसे इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट वाटर में डंप कर रहा है। वेस्ट डंप होने की वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म, पानी में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज़म जिन डीकम्पोजिशन कर सकते हैं, वो किल हो जाते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से। इस वजह से वाटर का जो नॉर्मल प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है वो भी स्टॉप हो जाता है। डिग्रेड एक्वाटिक लाइफ, वाटर के अंदर जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाते हैं, डैमेज होना शुरू हो जाता है, डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। व्हाट इज़ लैंड? नेक्स्ट हमारा रीन्यूएबल रिसोर्स है वो है लैंड। तो लैंड में सबसे पहला है सॉइल। व्हाट इज़ सॉइल? इट इज़ द अपर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट की या अर्थ की सबसे जो अपर लेयर है जिस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं उनको हम सॉइल कहते हैं। कंपोजिशन इसकी क्या है? सॉइल वाटर है, एयर है, इनऑर्गेनिक मैटर है, सॉइल ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। अभी पीछे भी मैंने आपको बताया कि ज़मीन अर्थ पे 30% लैंड है और 70% वाटर है। इस 30% लैंड में से 11 कल्टीवेशन के लिए यूज़ हो रहा है, यानी क्रॉपिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इम्पोर्टेंस इसकी क्या है? इट सपोर्ट्स लाइफ को कैसे सपोर्ट कर रहा है? प्लांट ग्रो करते हैं ज़मीन के ऊपर, प्लांट ग्रो करेंगे तो ज़ाहिर बात है बाकी जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे वो सर्वाइव करेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर सर्वाइव करेंगे तो सेकेंडरी, और यूँ आगे चेंज चलती रहेगी। लिहाजा जो बेसिक चीज़ है वो है प्लांट, और प्लांट को सबसे बेसिक क्या चाहिए? सॉइल, क्योंकि उसने वाटर और न्यूट्रिएंट सॉइल से लेना है। नेक्स्ट भी है अगला पॉइंट हमारा जो है वो भी सेम ही है, न्यूट्रिएंट्स टू, इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू प्लांट्स। अब इम्पोर्टेंस हो गई। अब हम देखते हैं कि ह्यूमंस इसको कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ह्यूमन सॉइल को डिप्लीट कर रहे हैं, कैसे सॉइल इरोजन हो रही है। सॉइल इरोजन किसको कहते हैं? इट इज़ द रिमूवल ऑफ टॉप लेयर। हम इंडस्ट्रीज़ वगैरह बनाने के लिए, घर बनाने के लिए फॉरेस्ट की कटिंग कर रहे हैं, ट्रीज़ कट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो टॉप लेयर है वो रिमूव होती जा रही है, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो लेयर रिमूव होती जा रही है, जिसको हम कहते हैं इरोजन। दूसरा है पुअर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। पुअर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हम क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स ऐड करते हैं, जिसकी वजह से सॉइल के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो आहिस्ता आहिस्ता डेड होना शुरू हो जाते हैं और सॉइल का जो नेचुरल डीकम्पोजिशन का प्रोसेस है वो रुक जाता है। एक्सटेंसिव ग्रेजिंग, पीछे भी आपने पढ़ा होगा कि बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग किसी भी एरिया को डैमेज करती है, क्योंकि एनिमल्स बहुत ज़्यादा वहाँ पे होंगे तो हूफ्स की वजह से सॉइल हार्ड हो जाती है। पॉइंट है वो है लीचिंग। इट इज़ द लॉस ऑफ वाटर सोलेबल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। प्लांट्स को जो न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड है वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व होंगे और डिज़ोल्व होने के बाद ग्राउंड वाटर में चले जाएंगे। नेक्स्ट है रैपिड अर्बनाइजेशन। वही बात कि बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन, घर बना रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, हम फॉरेस्ट कटिंग कर रहे हैं, ट्रीज़ कट कर रहे हैं, जिसकी वजह से सॉइल जो है वो डिप्लीट हो रही है। नेक्स्ट फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स, ये पहले डिस्कस हो चुका है पुअर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में। नेक्स्ट पॉइंट है वाइल्ड लाइफ। ऑल नॉन कल्टिवेटेड प्लांट्स एंड नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स आर कॉल्ड वाइल्ड लाइफ। नॉन कल्टिवेटेड प्लांट्स का मतलब ऐसे प्लांट्स जो कि इंसान खुद से ग्रो नहीं करवा रहा, कोई सीड नहीं लगाया उसने या वाटरिंग नहीं कर रहा, वो खुद से नेचुरली वो ग्रो कर रहे हैं, उनको हम नॉन कल्टिवेटेड प्लांट्स कहते हैं। दूसरा नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, जिनको इंसान घरों में नहीं ग्रो करवा रहा, जैसे काऊ, बफलोज घर में हम रखते हैं, उनको ग्रो करवाते हैं, बल्कि ये नेचुरली ग्रो हो रहे हैं, नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, फॉरेस्ट में एग्जिस्ट करते हैं या किसी भी दूसरे इकोसिस्टम में एग्जिस्ट कर सकते हैं। इन वाइल्ड लाइफ के एनिमल्स कहलाते हैं। एग्ज़ाम्पल इसकी क्या है? एनिमल्स की बात करें तो एग्ज़ाम्पल इसकी है क्या है? वोल्फ है, लायन है, ओल है और डियर है। वाइल्ड लाइफ इज़ रीन्यूएबल रिसोर्स। अब पीछे रीन्यूएबल रिसोर्स में लिखा हुआ था, यहाँ पे नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स, दोनों ही करेक्ट है। अगर तो ह्यूमन इंटरप्शन बहुत ज़्यादा है तो वाइल्ड लाइफ नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन अगर ह्यूमन इंटरप्शन नहीं है, नेचुरली ग्रो कर रहे हैं, कोई ह्यूमन इन्फ्लुएंस नहीं है, तो वो रीन्यूएबल है। कैसे रीन्यूएबल? इस तरह कि वो नॉर्मली रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, अपनी जो पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं,
ओल्ड एनिमल्स डेड होंगे, न्यू एनिमल्स डिवेल्प होंगे। ठीक है, यू कंटिन्यूस चलता रहेगा, ह्यूमन इंटरप्शन नहीं हो रही। लेकिन अगर ह्यूमन इंटरप्शन हो, जैसे डियर की एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा शिकार हो रहा है उनका, आहिस्ता आहिस्ता उनकी पॉपुलेशन कम होती जाएगी और इतनी कम होगी कि ख़त्म हो जाएंगे बिल्कुल। और एक दफ़ा वाइल्ड लाइफ ख़त्म हो गई तो उसके जैसी कोई और, उसके जैसी सेम वही स्पीशी का कोई ऑर्गेनिज्म डेवलप करना नामुमकिन है। ठीक है, इसलिए वाइल्ड लाइफ रीन्यूएबल रिसोर्स भी है और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स भी कहा जाता है इसको। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की डेफिनेशन क्या है? दीज आर द स्पीशीज़ ऑफ एनिमल और प्लांट दैट आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, जो नियर फ्यूचर एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, जिनकी नंबर ऑफ इंडिविजुअल बहुत कम रह गए हैं। इम्पोर्टेंस क्या है वाइल्ड लाइफ की? फूड चेन के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर इनमें से कोई एक स्पीशी भी, किसी भी फूड चेन की कोई एक स्पीशी भी या एक ट्रॉफिक लेवल भी डिस्टर्ब हो जाए तो पूरी की पूरी फूड चेन डिस्टर्ब होगी, और फूड चेन डिस्टर्ब होगी तो पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा। जैसे यहाँ पे एक फूड चेन दिखाई गई है, प्लांट्स को खा रहे हैं इंसेक्ट्स को माउस, और माउस को आउल खा रहा है। अब इसमें से अगर हम माउस निकाल दें, फ़र्ज़ करें माउस की स्पीशी ख़त्म हो गई है उस इकोसिस्टम में, तो इंसेक्ट्स को खाने वाला कोई भी नहीं होगा। आउल शॉर्टेज ऑफ फूड की वजह से डेड होना शुरू हो जाएगा। इंसेक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा होंगे तो वो प्लांट को बहुत ज़्यादा डैमेज करेंगे, प्लांट को बहुत ज़्यादा खाएंगे, और यूँ प्लांट की पॉपुलेशन जो है वो भी कम होना शुरू हो जाएगी। प्लांट कम होंगे तो इंसेक्ट्स क्या होना शुरू हो जाएंगे, उनको फूड नहीं मिलेगी, वो भी डेड होना शुरू हो जाएंगे। यूँ अगर एक फूड चेन का कोई एक ट्रॉफिक लेवल मिस हो जाए तो पूरी की पूरी चेन डिस्टर्ब हो जाती है। प्रोटेक्शन अब हम इसको कैसे कर सकते हैं? प्रोटेक्शन के लिए हम गेम रिजर्व्स हैं, वो एरिया जहाँ पे अगर हम फ़िशेज़ की बात करें, फ़िशेज़ की स्पीशीज़ बहुत कम हो रही हैं, तो हम उस एरिया को रिज़र्व कर दें कि यहाँ पे फ़िशिंग नहीं होगी, और अगर फ़िशिंग होगी तो इतने ड्यूरेशन के लिए होगी या इतने डेज़ में, वीक के इतने डेज़ के अंदर हो सकती है। यानी उनको लिमिटाइज़ कर दें, इतना लिमिटाइज़ कर दें कि वो पॉपुलेशन प्रॉपरली, उस स्पीशी की पॉपुलेशन प्रॉपरली ग्रो कर सके। नेक्स्ट है ज़ू में हम कोई भी ऑर्गेनिज़म जो शॉर्ट हो रहा है, जो डिक्लाइन हो रहा है, उसको हम उठाएं और ज़ू में ले आएँ, वहाँ पे अपनी केयर में उसको ग्रो करवाएं, उसकी रिप्रोडक्शन भी हो, एनिमल उसके ऑफस्प्रिंग ग्रो करवाएं, और जैसे उसकी पॉपुलेशन एक ख़ास हद तक पहुँचती है तो उसको हम दोबारा से वाइल्ड एरिया में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। दिस इज़ द लेक्चर ऑफ टुडे। इसमें ज़्यादा जो है वो MCQs थे। आपने जो मेन करना है वो, एक तो आपने रिसोर्स की डेफिनेशन, रीन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, इसकी डेफिनेशन भी, एग्जांपल भी, डिफरेंसेस भी करने हैं। इसके बाद आपको न्यूट्रन साइकिल का पता होना चाहिए, इसकी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। एयर की कंपोजिशन, ये MCQs भी आ सकता है। एयर की डेफिनेशन आनी चाहिए आपको। इसके अलावा बाकी ये जो एयर पोल्यूशन, इसके इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो है वो आगे हमने डिटेल से पढ़ना है। नेक्स्ट वाटर है। वाटर, ये इसमें इंपॉर्टेंस इसकी आनी चाहिए। ओशन में कितनी है, फ्रोज़न आइस कैप में कितने % है वाटर की, ये भी आपको पता होनी चाहिए। MCQs के लिए इंपॉर्टेंस है। यूजेस वो तो कोई भी लिख लेगा, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। MCQs आ सकता है सी वाटर से क्या क्या एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, क्या सी वाटर से सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट करके कौन कौन से कंपोनेंट बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन आगे आपने डिटेल से पढ़ना है इसको। सॉइल की डेफिनेशन आनी चाहिए, सॉइल की कंपोजिशन आनी चाहिए, और परसेंटेज आनी चाहिए जितनी कल्टीवेशन में यूज़ हो रही है, और सॉइल डिप्लीशन क्यों हो रही है, ये भी आपको पता होना चाहिए। वाइल्ड लाइफ की डेफिनेशन, इसकी एग्जांपल आनी चाहिए। इंडेंजर्ड स्पीशी की डेफिनेशन आनी चाहिए।